जो ठीक हो चुके हैं अब उनमें कुछ दिक्कतें सामने देखने को मिल रही है, जैसे कि उनका सांस फूलना, फेफड़ों की सिकुड़न, कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम नज़र आने लगे हैं। अब ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है क्या और इनसे कैसे बचा जाए, किस तरह की प्रॉब्लम कोरोना से रिकवर हो रहे लोग फेस कर रहे हैं, इन सब पर हमने बातचीत की कोविड-19 स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी से। आप भी सुनिए कि डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में हमें क्या बताया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार पूनम जी। डॉक्टर साहब, जो मरीज कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, जो ठीक हो चुके हैं, अब उनमें कुछ दिक्कतें सामने देखने को मिल रही है, जैसे कि उनका सांस फूलना, फेफड़ों की सिकुड़न, कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग अब वो बोलते हैं कि सीने में दर्द हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? देखिए, जो कोरोना का आपको हमने बताया कि इसके दो फेज़ हैं बीमारी के। पहले फेज़ में इन्फेक्शन है और दूसरे फेज़ के अंदर जिसमें आमतौर पे जो ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, जो शरीर के अंदर अंगों को जो दिक्कत पड़ती है, सांस चढ़ता है इसमें, वो आपका जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, किस तरह से वो रिएक्ट करती है, वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। और जब भी हमारी कोई भी चीज़ एक्टिवेट होती है बॉडी में या शुरू करते हैं तो उसका एक काउंटर एक्शन शुरू हो जाता है, ताकि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसको बंद किया जा सके। तो स्विच ऑफ आप मान सकते हैं कि जिन स्विच ऑन भी होते हैं तो उसको रेगुलेशन भी होती है, काउंटर रेगुलेशन भी होती है, ताकि एक ऑप्टिमम मात्रा में आप उसके अंदर पेशेंट का उसको जितनी यूटिलिटी है इम्यूनिटी की उतनी ही हो सके। कोरोना के अंदर हमने जो आ रहा है, रिसर्च भी आई है, जो खुद भी अब हम देख रहे हैं इतने पिछले 5, 7, 8 महीनों से, वो ये है कि आपकी जो ये बीमारी है वो हम दूसरे हफ्ते में देखते हैं। पहले हफ्ते में जुकाम है, गला खराब, लेकिन जब शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी शुरू होती हैं तो उस समय हमें ये तकलीफ़ें आनी शुरू होती हैं 10 से 15% लोगों में। लेकिन जो पोस्ट कोरोना का फेज़ है, आमतौर पे ये बीमारी 3 हफ्ते में फेज़ मान के चलते हैं। उसके बाद जो कोरोना का फेज़ है उसको पोस्ट एक्यूट कोविड है, और वो अगर और लंबा खिंच जाता है, 6 से 8 हफ्ते हो जाता है, तो क्रॉनिक कोविड भी हम बोलना शुरू किया है उसको। इसके अंदर पूनम जी जो सबसे समझने वाली बात ये है कि जब भी किसी भी चीज़ का संक्रमण होता है, उसके नतीजन कंट्रोल करने के लिए बॉडी से जो बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों काम करती हैं, और उसके अंदर जो एक दूसरे से जब वो बातचीत करते हैं, संज्ञान लेते हैं और उसके बाद वो उस संक्रमण को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि कोरोना सारे शरीर में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, लेकिन क्योंकि जो इसका रिसेप्टर है AC2, वो सारी शरीर में खून की नालियों में पाया जाता है, शिराओं में पाया जाता है। तो इसके कारण प्रैक्टिकली शरीर का हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, बट इसके अंदर ज़्यादा चोट फेफड़े को लगती है। उसके बाद और ऑर्गन्स में भी जो चोट लगती है, उसमें हार्ट भी है, दिल भी है, उसमें मांसपेशियाँ भी हैं, उसमें ब्रेन भी है, उसके अंदर आपका जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो आपका पाचन क्रिया है, जो हमारी छोटी और बड़ी आंत है, उनमें भी असर पड़ता है। तभी आपने देखा हो कई लोगों को डायरिया हो रहा है। तो जब रिकवर करते हैं आप, तो उस चीज़ को शांत होने में टाइम लगता है, और उसका कोई ना कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव ऑर्गन डिफरेंट में रह जाता है। तो ये जो आपको सारे सिम्टम कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, वो उस कारण से दिख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, इनसे बचने के लिए जो लोग हैं वो क्या करें और क्या ना करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आपने बताया कि फेफड़े का सिकुड़ना। हाँ जी। फेफड़े का जो सिकुड़ना है आपका, वो इसलिए हम कॉमनली देख रहे हैं कि शुरू में हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इस चीज़ पे जब फेफड़ा इन्वॉल्व होता है तो उस पर क्या दवाई उसके असर को कम करेगी। और दूसरा, एक नॉर्मल है ये कि जब भी कभी आपके चोट लगती है तो हीलिंग स्कार से होती है, फाइब्रोसिस से होती है। जब वो फेफड़े में फाइब्रोसिस से होती है तो जो आपकी गैस एक्सचेंज की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको इस चीज़ से बचना है और इसकी सिवियरिटी को कम करना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो डॉक्टर्स को जल्दी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, और उसको प्रॉपरली ठीक तरह से
एडिक्वेट टाइम तक के लिए ट्रीट करना पड़ेगा। कॉमनली हम उसके अंदर स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब ये चीज़ें आ जाती हैं क्लिनिकली, क्योंकि उसको आप रोक नहीं सकते हैं, आप उसको दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। और बाय एंड लार्ज ये देखा जा रहा है कि नेचर के अंदर जो, अगर हम स्वाइन फ्लू के साथ भी देखें तो 6 महीने से लेके 3 से 6 महीने में मेजर रिकवरीज हो जाती है और 1 साल तक भी रिकवरी चल सकती है। 1 साल वाली बात अभी कोरोना में कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कल परसों ही तो कोरोना का जन्मदिन लोगों ने मनाया है कि 1 साल हुआ है जो पहला केस पता चला था चीन में। तो वो अभी कहानी अनफोल्ड हो रही है। दूसरा, इसके अंदर मांसपेशियों के अंदर आपको थकान लगती है, इसको माइल्जिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस भी बोलते हैं, क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम जैसी पिक्चर। ये अकेला कोरोना का नहीं, ये सेप्सिस के अंदर भी नोन था, लेकिन कोरोना महामारी में एकदम इतने लोग बीमार हुए जिसके कारण ये एक तरह से सामने आ गया और लोगों को दिखने लग गया। तो पोस्ट सेप्टिक फैटिग, पोस्ट कोरोना फैटिग, ये मांसपेशियों की इन्वॉल्वमेंट से आइदर कोरोना में या जो केमिकल रिलीज है उसके इफेक्ट से ये सारा का सारा देखने को मिल रहा है। तीसरा, इसके अंदर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो कई बार आदमी को थकान लगती है, कई बार छाती में दर्द भी होता है, पैल्पिटेशंस भी होती हैं। तो जब किसी मरीज को इस तरह की तकलीफें आती हैं तो तब हमको देखना पड़ता है, वहाँ भी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं और उसी के अंदर जो आपका कंडक्शन सिस्टम है जो दोनों साइड के हार्ट को मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, उसका भी असर आता है, पर वो कॉमनली एक्यूट में आता है रादर देन क्रॉनिक में। तो ये पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज प्रोसेस है जिसके इफेक्ट चल रहे हैं। जैसे आपने आग लगाई, आग लगने के बाद आग तो बुझ गई लेकिन वो सुलगती रहती है, तो वो जो सुलगता है एक तरह से इम्यून सिस्टम का, ये सारे के सारे उसका नतीजा है। और उसके साथ साथ जो इन वायरस के द्वारा या केमिकल जो रिलीज, जिसको हम साइटोकाइन्स बोलते हैं, उसका जो प्रभाव रहा डिफरेंट ऑर्गन्स पे, ये उसका नतीजा है कि हम ये सिम्टम्स देख रहे हैं। कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि जैसे ही पोस्ट कोविड सिंड्रोम नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाके उनसे चेकअप जरूर करवाएं। देखिए, वो डॉक्टर के पास जाके आना दिखाना इसलिए क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस इन्फ्लेमेशन के कारण कई लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ है, कई लोगों को ब्रेन का भी अटैक हुआ है, कईयों के गुर्दों पे असर पड़ा है, कईयों की आंतों पे भी असर पड़ा है। और सबसे कॉमन जो दिक्कत है वो थकान, लो ग्रेड फीवर और सांस फूलने की है और पेन चेस्ट। उसके बाद वो कंप्लेन कॉमनली जो हमें देखने को मिल रही है। और इसी तरह से डायबिटीज़ है जो उनसी, वो अनकंट्रोल होते हुए हमने देखी कोरोना में, लेकिन जब रिकवरी होती है तो वो काफ़ी हद मात्रा में ठीक हो जाती है। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर किसी आदमी को या औरत को कोरोना से निकलने के बाद ये सिम्टम्स हैं तो कृपया करके अपने आस पास के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट में या पब्लिक सेक्टर में, और उसमें आके अपने आप को दिखाएं, जनरल चेकअप कराएं और चेक करें कि कई बारी ये कोरोना के आफ्टर इफेक्ट, और उसी के अंदर कई बारी ऑटोइम्यून डिजीज की तरह भी 5 से 10% के अंदर लोगों में 5-1% के करीब कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोगों में कोरोना ठीक हो रहा है, लेकिन जिन लोगों का कोरोना ठीक हुआ है उनमें फिर से कोरोना हो रहा है, ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, आप हर चीज़ को नेचर में ऑल और नन फिनोमेना मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसका दूसरी तरह से एग्जांपल देना चाहूँगा। जब टीबी का शुरू में था तो ये लगता था कि एक आदमी को टीबी हुआ, ठीक हुआ, जब दोबारा टीबी हो जाता है उसको, तो ये मान के चला जाता था कि ये टीबी सारा का सारा जो शरीर में बच गया, जो अंदर छुपा हुआ था, वो दोबारा उभर के आ गया। लेकिन जब हमारे पास ये पावरफुल मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल्स आए जिससे कि हम जीन्स की मैपिंग के जरिए ये जान सकते हैं कि ये बहरूपिया है, वही है या कोई नया है, वो अब हमें उससे पता चलने लग गया है। क्योंकि जेनेटिक स्ट्रक्चर के आप हर एक पर्सन की, हर एक बैक्टीरिया की, हर एक वायरस की यूनिक है। उसके ज़रिए हमें ये पता चला कि जब आप अपने सेम माहौल में जाते हैं टीबी के अंदर तो लगभग आधे केसेस री इन्फेक्शन से। इसी तरह से और बीमारियों में भी री इन्फेक्शन नोन है, डिप्थीरिया है, हम देख रहे हैं, टेटनस के अंदर भी नोन है जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमको जानने की है कि री इन्फेक्शन की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन री इन्फेक्शन के कारण बीमारी की सिविरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज तभी एक्ट करेंगी जब
विषाणु आपके शरीर पर संक्रमण करने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस फेज में उसको पकड़ा है तो टेस्ट आजकल इतने पावरफुल है वो उसको पकड़ सकते हैं, और डेड को लाइव से सेफ डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। इसीलिए सीडीसी ने गाइडलाइन जब दी हैं कि अगर किसी को 3 महीने के अंदर रहते रहते दोबारा कोरोना हो तो उसको रीएक्टिवेशन माना जाए रादर देन री इन्फेक्शन। और दूसरा जो डेफिनेटिव तरीका है उसका कि अगर जिसको आज कोरोना इन्फेक्शन हुआ उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, जीनोम क्या है, और अगर उसको दोबारा मिलता है उसका जीनोम क्या है। अगर वो डिफरेंट है तो री इन्फेक्शन है, अगर वो सेम है तो रीएक्टिवेशन है, क्योंकि हमें वायरसेस का बिहेवियर अभी समझने में टाइम लग रहा है। क्लासिकल एग्जांपल आपको HIV का देता हूँ, आता है तो अंदर ये रह जाता है तो बार बार वही पूरा होता रहता है, फिर उसमें म्यूटेशंस हो जाती है। इसी तरह से आपका हर्पीज़ का वायरस है, वो अंदर जाके जो आपकी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, गैंग्लियाज होते हैं, उसके अंदर छुपा रहता है। जब भी आपने देखोगे कभी किसी को बुखार हो, स्ट्रेस हो तो मुंह पे साइड में दाने निकल आते हैं। इसी तरह से या निमोनियाज हो तो बड़ा कॉमन है हर्पीज़ का, या इसी तरह से हर्पीज़ जोस्टर है जिसको कि हम लोकल भाषा में हम कई बारी जनेऊ भी बोलते हैं। तो ये सारे के सारे उसी तरह के वायरल बिहेवियर के पैटर्न। अभी हमें कोरोना वायरसेस का चीज़ को समझना है और आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब, एक और मेरा आपसे सवाल ये है कि अक्सर हम आजकल लोगों को देख रहे हैं कोरोना होने के बाद जी कि कोरोना कुछ भी नहीं है, बड़ा हल्के में ले रहे हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, बाजार में आप देखिए भीड़ उतनी की उतनी है। ऐसे में इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए कई लोगों ने टर्म यूज़ किए, कोरोना फटीग। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब हुआ क्या है कि लंबा होने के बावजूद लोगों को इस पे आर्थिक चोट लगी है, लोगों को मानसिक चोट लगी है, और साथ साथ सोशल हेल्थ भी इंजर्ड हुई है, लोगों की प्रभाव पड़ा है उसका। जो खास तौर पे मैंने कई लोगों से बातचीत की जो गांव से हैं, दूसरे हैं, तो ये कहते हैं जो मारे कौन ना होता। दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ बीइंग टॉक्ड हियर। और जगह भी ये चीज़ें बात हो रही हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो प्रॉब्लम अब सबको समझ में आ गया कि 100 में से 80 से 85 आदमी में कुछ नहीं होगा, एक तो वो बात है। दूसरी, एक तरह से जब सारे अंदर से बंद थे, कई चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई, तो उनको एक ये मौका मिला, जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म हुई तो सारे बाहर आने लग गए। तीसरा, इसका सीधा संबंध इकोनॉमिक्स और जीविका से है। और चौथा, इसका नेशनल बिहेवियर, कल्चरल सोशल बिहेवियर से है। अगर आप ईस्ट एशिया में देखते हैं, कोरिया में देखते हैं, जापान में देखते हैं, वियतनाम में देखते हैं, वहाँ एक मास्क पहन के घूमना एक नेचुरल हैबिट है शुरू से। जब भी बाहर नहीं, हमारे लिए मास्क पहन के निकलना या वेस्टर्न कंट्रीज में मास्क पहन के निकलना एक कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेडीज़ तो चलो घूंघट पहन लेती है, लेकिन वो घूंघट और मास्क में फ़र्क है। लोग कई बार परना मिट्टी हो तो डाल लेते हैं, लेकिन रूटीन में कोई मास्क पहन के नहीं चलता। तो एक वो कल्चरल बिहेवियर नेचर है जो नहीं है। तो इसलिए जब सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, हमारी जनसंख्या घनता बहुत है, तो ये आपको सारा रश मिलना, साथ में त्यौहार आया, उसी तरह से लोगों को आजीविका का संबंध आया, वो बाहर आए। तो इसके कॉम्प्लेक्स सोशल कल्चरल इश्यूज हैं। तो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 7 से 8 महीने के बाद लोगों ने ये सोचना शुरू किया, एक धारणा बनी कि कोरोना से तो मरे ना मरे, लेकिन अगर हम पैसे नहीं कमा पाए, आजीविका नहीं कमा पाए, तो हमारा आगे घर और परिवार कैसे चलेगा। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बचाव में ही बचाव है, सेफ्टी सेव्स। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अपना काम करिए, आप ज़रूर करिए, लेकिन मास्क पहनिए। और जो एक बहुत बढ़िया स्लोगन दिया है, मास्क इज़ वैक्सीन टिल वैक्सीन इज़ देयर, इवन इफ़ यू हैव ए वैक्सीन स्टिल यू नीड टू वियर ए मास्क, जैसे आप और हमने यहाँ पहन रखा है। और ये डाटा बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि अगर अभी जामा में पब्लिश भी हुआ है 21,000 डॉक्टर्स के ऊपर, और जो शोध आया है अमेरिका से भी अब, कि जिन लोगों में डॉक्टर्स ने और मरीज़ों ने, जहाँ अस्पतालों में दोनों ने आपके मास्क पहने हुए थे, उनके बीच, और जिन्होंने नहीं पहने हुए थे, जिन्होंने दोनों में जब पहने हुए थे जब मास्क, 80% इंसिडेंस कोरोना का रिड्यूस हो गया। तो इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम जनता से आह्वान करें कि आप मास्क पहनिए, कोई भी मास्क पहनिए ज़रूर, क्योंकि अगर हम सिंपल कपड़े का मास्क भी 2 लेयर लेते हैं पर उससे बिजली छनके नहीं, लाइट छनके नहीं आनी चाहिए, तो वो भी लगभग 60% पार्टिकल्स को रोक लेता है।
और सर्जिकल मास्क 80 से 85 और N95 के करीब। तो कहने का सिंपल एक है कि हमें लोगों से अपील करनी पड़ेगी कि आप अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आप कम से कम मास्क ज़रूर पहनिए। और उसके बाद मास्क पहनने के लिए नहीं पहनना है, प्रिवेंशन के लिए पहनना है। और ये जो बार बार हम उसके साथ छेड़ाखानी करते हैं और नीचे ठुड्डी के नीचे लगा के घूमते रहते हैं, उससे हम बाज आए। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे PGIMS रोहतक में पोस्ट कोविड OPD शुरू की गई है, क्या आपको भी लगता है कि देश के हर हिस्से में ऐसे ही पोस्ट कोविड OPD जो है वो शुरू करनी चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस ऑलरेडी हैं। हमने उससे पहले ही सरकार को प्रपोजल दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रपोजल दिया था। और आज हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, जो मेडिकल एजुकेशन के भी इंचार्ज हैं, मंत्री हैं, आज उन्होंने हमें बोला है कि प्रपोजल पूरा बना के हमने उनको पेश किया है कि हम एपेक्स पोस्ट कोविड सेंटर बनाएंगे, जिसमें कि लोगों की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू हम जांच कर सकें और उसके कारण जो भी दिखते हैं उनको हम उनका ध्यान रख सकें। और ये रोहतक के अंदर PGI में एपेक्स सेंटर बनाएंगे और सारे मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को जोड़ेंगे, ताकि पूरी प्रदेश की जनता को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज पोस्ट कोविड की मिल सके, जो कि आगे आने वाले टाइम में अगर कभी किसी तरह का कोई दिक्कत पड़ती है तो उसके लिए वो एक मॉडल साबित होगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया पूनम जी।